नमस्कार, आपके साथ में मेहराज दुबे और हर बार की तरह मनी मंत्रा में आज भी हम पैसे और पॉलिसी की बात करेंगे और बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, सरकार का जो घाटा होता है उसकी। और इस घाटे से यूं तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि इस बजट के घाटे से हमें क्या मतलब, लेकिन आपकी और मेरी जिंदगी कैसे जुड़ी हुई इसकी चर्चा करेंगे और ये पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से आज मनी मंत्रा में कि क्या ये वित्तीय घाटा, ये फिस्कल डेफिसिट जो बड़ा सा घाटा है हमारे देश में, क्या वो वाकई इस लायक है कि इतना घाटा रखा जाए ताकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके, या फिर उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम ये बात आज करेंगे हमारे दो एक्सपर्ट से। मेरे साथ हैं सौम्यकांति घोष, चीफ इकोनॉमिस्ट फिक्की, और हमारे साथ हैं क्रिसिल के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सुनील सिन्हा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील, आप समझना चाहेंगे ये सवाल 5% का, 5.3% का, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, 2007-8 में शायद और कम, बहुत कम हो गया था, अभी उम्मीद है कि 2016-17 में 3% जाएंगी। क्या मामला है? जीडीपी का एक रेशियो निकाला जाता है फिस्कल डेफिसिट, लेकिन ये क्यों रखा जाता है फिस्कल डेफिसिट? वो जो घाटा होता है वो पैसा कहां से आता है? देखिए, जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, ये एक किस्म से सरकार की जो टोटल अर्निंग है और सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, यानी कि अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अगर आपके इनकम से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक गैप आएगा और उस गैप को ही हम जो है फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अगर सही मायनों में अगर देखा जाए तो मुझे फिस्कल डेफिसिट पर से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परंतु समस्या ये है कि फिस्कल डेफिसिट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, या यूँ कहें कि हम अगर अमाउंट है और हमारी अर्निंग वाई अमाउंट है और अगर हमारी इनकम जो है हमारे एक्सपेंडिचर से कम है और हम कहीं से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं। अगर उस कर्ज का इस्तेमाल हम इस चीज़ के लिए करें जिससे कि कोई एसेट क्रिएशन हो या इस किस्म का उपयोग करें जिससे कि आने वाले समय में उससे कुछ फ़ायदा हो या अर्निंग्स हो, तो जाहिर सी बात है कि जो कर्ज हमने लिया है और उसका जो इंटरेस्ट या मूल है उसको हम चुकाने की स्थिति में रहते हैं। परंतु अगर हम कर्ज लेकर उसे कंज्यूम कर लें तो फिर हमारे लिए कर्ज को आने वाले समय में वापस करना मुश्किल हो जाता है। तो वित्तीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट के साथ भी समस्या यही है कि जो फिस्कल डेफिसिट इस समय हमारे देश में है, चाहे वो 2% हो, चाहे 5% हो, चाहे 5.5% हो, उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये मुख्य प्रश्न है। तो आपने बहुत सही पॉइंट की तरफ इशारा किया है सुनील सिन्हा। जैसा पूछ रहे हैं कि जो घाटा होता है वो पैसा जो हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है देश में, वो कहाँ जा रहा है? उससे क्या हम नई इमारतें और नया कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे हमें रिटर्न मिलेगा, या फिर हम उसको वहां खर्च कर रहे हैं जो हमें सिर्फ जरूरी है लेकिन उस पर रिटर्न नहीं मिल रहा? तो ये फिस्कल डेफिसिट, क्या आपको लगता है इसके साथ जो दर्द और जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन इससे बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई हो जाते हैं इससे, क्या ये इज इट वर्थ इट्स साइज, इज इट वर्थ इट्स पेन? डॉक्टर घोष, देखिए, ये जो फिस्कल डेफिसिट ने जो डॉक्टर सिन्हा जो बोला कि वो जो गवर्नमेंट पे जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर गैप होता है, ये पर्टिकुलर एक रिफ्लेक्शन है कि हमारा फिनेंस कैसे है। एग्जैक्टली जैसे आम आदमी का जिंदगी में अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से, तो हम उसको पैसे के लिए हमको बोरो करना पड़ेंगे। अगर ये फिस्कल डेफिसिट जो भी हम परसेंटेज बताते हैं, अभी हमारा जो अमाउंट है 5 लाख करोड़ जो भी है, वो बेसिकली गवर्नमेंट का जो कितना मार्केट से बोरो करते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर गवर्नमेंट मार्केट से ज्यादा बोरो करेंगे, उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर जो दूसरा जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली उसके लिए पैसा मार्केट में नहीं रहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अगर एक थोड़ा सा लिमिटेड फंड के लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाते हैं, उसके लिए काफी सारे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और जो दूसरा बात आपने जो बोला फिस्कल डेफिसिट का सर इन्फ्लेशन है, इसमें बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर होते हैं। अभी आपका जो काफी जो इन्फ्लेशन जो लास्ट 2 साल से चल रहा है, 10% के ऊपर जो ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसमें थोड़ा सप्लाई साइड बॉटलनेक्स तो कुछ फैक्टर्स है, लेकिन इसके लिए हमारा जो ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बीच में जो हमको ज्यादा हो गया था आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी काफी हद तक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसमें एस्टेब्लिश करना पिन पॉइंट कैसे वो इन्फ्लेशन को
बढ़वा देते हैं, लेकिन बट ये तो ट्रू है कि ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होने से इंटरेस्ट रेट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जो आपको मैंने पहले बोला, अगर थोड़ा फंड कम होता है, उसके अगर 2-3 सेक्टर एक साथ कॉम्पीट करेंगे तो अवेलेबल फंड स्कैर्स हो जाएंगे, उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो है इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा। अगर ज्यादा पैसा जो हमने जो एक्साइज ड्यूटी घटा दिया था, 8% कर दिया था आफ्टर द क्राइसिस, उसके लिए अगर ज्यादा पैसा डिस्पोजेबल इनकम आ जाते हैं, उससे डिमांड ज्यादा होने से उसके लिए इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। तो मोटी बात यह कि कोई 4-5 लाख करोड़ रुपया का लॉस भारतीय बजट में है, इस साल भी ये रहेगा। और ये एक दर्द बनता जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन कुछ हद तक उससे जुड़ी, जैसा आपने समझा, और ये भी कहना है कि बाजार में इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा उससे हो जाते हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि ये घाटा सरकार रखती है? क्योंकि सरकार चाहती है कि लोन सस्ते मिले और सरकार चाहती है कि महंगाई ना बढ़े। फिर सुनील सिन्हा, आप जानना चाहेंगे कि क्यों ये कर रही है सरकार, एंड इज इट वर्थ इट्स पेन अगेन? देखिए, जो सरकार और एक इंडिविजुअल होता है उसमें थोड़ा फर्क है। फ़र्क इस सेंस में है कि सरकार की जो एबिलिटी है और जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है, अगर आपके अर्निंग और आपके एक्सपेंडिचर में गैप है तो उसको आप कैसे पूरा करो, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। सरकार के पास जो है पहले जो साधन थे वो ये थे कि भाई जितना भी वित्तीय घाटा है उतने अमाउंट का आप रुपया जो है प्रिंट कर दें और उसे हम मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहते थे, तो आपने मोनेटाइज कर दिया और जो है वित्तीय घाटा पूरा कर लिया। पर उससे जो है आपका मनी सप्लाई बढ़ जाता था, तो एक दूसरे तरीके से जो है वो मोर मनी चेजिंग लेस गुड्स, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता था। अभी जो स्थिति है उसमें यह है कि मोनेटाइजेशन तो अब नहीं होता है, परंतु जो भी वित्तीय घाटा होता है उसकी आप वो कहीं से तो आप लेंगे, तो सरकार जो है वो मार्केट में आती है और मार्केट से बोरो करती है, और उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि सरकार को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जैसा सौम्यकांति अभी बता रहे थे कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल है मार्केट में और उसी फंड को अगर सरकार भी चेज कर रही है और उसी फंड को प्राइवेट सेक्टर भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो लेंडर है वो जो है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लेंड करेगा एज कंपेयर टू के अगर सरकार ना हो, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हो, तो मे बी दे कैन गेट दी लोन एट अ लोअर रेट। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो परंतु सरकार के पास ऐसा है कि अक्सर देखा गया है कि सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है परंतु साधन उतने नहीं होते हैं। तो ऐसे में कुछ हद तक वित्तीय घाटा परसू करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप उसके द्वारा कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकते हैं, या उसके द्वारा जो है आप अपने देश में जो सप्लाई साइड बॉटलनेक से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हो, उनको आप पूरा कर सकते हैं और आने वाले समय में वो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। परंतु जो समस्या है वो ये है कि अगर उसमें एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन अगर सब्सिडी के तौर पे जा रहा हो, तो वो जो सब्सिडी है वो एक किस्म से कंजम्पशन को बढ़ावा देती है, कंजम्पशन को उसी लेवल पे बरकरार रखती है, और दूसरी तरफ ये है कि जो है डिमांड को बढ़ाती है। और अगर आपके पास साधन इतने नहीं हैं कि आप सप्लाई साइड बॉटलनेक को इन सब के बावजूद एक्स्ट्रा मनी से पूरे कर सके, तो एक किस्म से वो कंपीटिंग ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सप्लाई साइड के जो मैकेनिज्म की आपने चर्चा करी उसको समझेंगे आगे, लेकिन सौम्या घोष, क्या आपको लगता है कि ये यही वजह है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट जगत बहुत नाराज है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा क्यों है, और वो जो बढ़ा है तो उसको भी आप मीट कर पाएंगे या घाटा बढ़ जाएगा आने वाले सालों में? क्या वजह है कि कॉर्पोरेट जगत, भारत के कारोबारी बहुत नाराज है कि फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ा दिया भाई, घाटा क्यों बढ़ा दिया? देखिए, फिजिकल डेफिसिट तो सबसे बड़ा कारण है फॉर अ कॉर्पोरेट सेक्टर की, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिजिकल कम हो। कि अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो आपको रिसोर्सेज है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को रिसोर्स मोबिलाइज करने के लिए दिक्कत होता है। तो ये कुछ दिन पहले ही अगर हमको मालूम है कि ये जो रेटिंग एजेंसी था बोल रहे थे कि विल डाउनग्रेड इंडिया, तो उसके लिए काफ़ी हद तक उसमें बहुत सारे कॉन्सर्न्स रेज हुआ था। अगर डाउनग्रेड हो गया, उससे सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आए थे, अगर आज के दिन कोई रेटिंग एजेंसी इंडिया को डाउनग्रेड कर दे, जो बोरोइंग कॉस्ट कॉर्पोरेट का जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए जो होता है दैट इज एन
एडवर्स पब्लिसिटी ऑन दी कॉर्पोरेट्स। तो वही सबसे बड़ा कारण है। और उसके दूसरे अलावा जो कारण आपका हो सकते हैं, ये आपका जो अगर कॉम्पोजिशन देखे फिस्कल डेफिसिट का, ये जो अभी सुनील जो बोल रहे थे, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से फिस्कल डेफिसिट को देखना चाहे, अगर उसमें रेवेन्यू डेफिसिट का प्रोपोर्शन जो एक्चुअली इंडिया में आज का दिन काफी ज्यादा है, आज 70% के करीब उसका रेवेन्यू डेफिसिट है। और ये जो रेवेन्यू डेफिसिट जितने ज्यादा होते हैं, उसके लिए एसेट क्रिएशन का स्पेस कम हो जाता है, जो उसका हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर वो होते हैं तो उसके लिए वो भी एक कारण है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, जिसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मोटी बात ये समझ रहा हूं आपके कहने से कि कॉर्पोरेट जगत को लग रहा है कि ज्यादा पैसा नहीं लगा पाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उससे नए एसेट्स, नए फैक्ट्री, नए कारखाने, नए बिजनेसेस नहीं शुरू होंगे और बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, और जो लोन लेते हैं वो बहुत उन्हें ऊंची ब्याज दरों पे मिलेगा, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। ये वजह समझ में आती है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच के लिए बहुत टफ चॉइस है ये कि कॉर्पोरेट जगत को खुश रखें या बहुत सारा पैसा वेलफेयर में, सब्सिडी में खर्च करें, और जिसके कारण कहा जाता है कि घाटा बढ़ रहा है? चॉइस तो जरूर टफ है, क्योंकि भारत में अभी भी तकरीबन 27 से 30% लोग जो है वो पॉवर्टी। बिल्कुल, तो 27 से 30% लोग अभी भी गरीबी की रेखा के आसपास, और यही चर्चा चालू रखेंगे कि क्या उनके लिए अगर घाटा रखना भी पड़े सरकार को, तो क्या ब्याज दरें ऊंची और महंगाई ऊंची से काम चलाना पड़ेगा। ये जो पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है भारत के सामने कि वित्तीय घाटा कहां रखें। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। मनी मंत्रा में बने रहिए। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं घाटे की। वो घाटा जो सरकार को होता है, वो घाटा जो बजट के समय फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा कहा जाता है। और यूं तो अगर आपने सोचा हो कि आपको उससे कोई असर नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। जानकार बताते हैं कि ब्याज दरें उससे ऊंची हो जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है, और जानकार ये भी बताते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है हमें हमारे देश के गरीबों के लिए, इसीलिए यह घाटा होता है। सुनील सिन्हा आप बता रहे थे कि अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है, और उस पर भी आंकड़ों पर भी सहमति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आधे लोग गरीब हैं। तो क्या ये सारा पैसा जो घाटा फिस्कल डेफिसिट कहला रहा है, क्या उन्हीं की भलाई के लिए जा रहा है? देखिए, जैसे मैं कह रहा था, सरकार को कई किस्म के ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने होते हैं। एक तरफ तो आप जो है इकोनॉमी में ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखना चाहते हैं, परंतु साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जब आप 8 या 9% की रेट पे भी ग्रो कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, हर आदमी को उस ग्रोथ का बेनिफिट जो है इक्विटेबल तरीके से होता है। कहीं पे कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, कुछ लोगों को कम होता है, या कुछ लोग जो है इस ग्रोथ का डायरेक्ट फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ इनकम ट्रांसफर, जिसे हम सब्सिडी कहें या जो भी कहें, वो ज़रूरी हो जाता है। परंतु समस्या इस समय ये हो रही है कि जो सब्सिडी जो हम इस समय दे रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल पे हो, चाहे फर्टिलाइज़र पे हो, या किसी और चीज़ों पे हो, वो टारगेटेड होने की बजाय वो ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहा है जिनको उसकी जरूरत नहीं है, जो डिजर्व नहीं करते हैं। तो इन सब की वजह से जो है ओवरऑल सब्सिडी बिल या सब्सिडी का जो बोझ है वो ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ये है कि ग्रोथ रेट जो पिछले 1-2 सालों में गिरा है, उसकी वजह से आपकी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गई है, तो सरकार की आमदनी भी कम हो गई है, उसने भी फिस्कल डेफिसिट के ऊपर दबाव डाला है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, इन द सेंस के वो एक किस्म के कंजम्पशन ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर हैं, जिससे कि एसेट्स नहीं क्रिएट होते हैं, और आने वाले समय में आप उसका कोई आपको फायदा नहीं मिलता है। तो इन तीनों चीजों की वजह से जो है फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है, और इस समय वो एक इस किस्म की समस्या पैदा कर रहा है कि सरकार के लिए उसको साल दर साल सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो ये बात समझ में आए कि सब्सिडी में, चाहे वो डीजल की सब्सिडी हो या खाद की सब्सिडी हो, उसमें बहुत खर्च होता है, और बहुत सारा खाने पीने में सब्सिडी देनी होती है सरकार को, राशन के लिए उसमें खर्च होता है, और इसलिए घाटा बढ़ता है। वो एक वजह है घाटे की। क्या कारोबारी जगत
इनके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। क्या कहना है कारोबारी जगत का? नहीं, इसके लिए देखिए सहानुभूति का जो बात आप बोल रहे हैं एक्चुअली जस्टिफाइड, क्योंकि जो ग्रोथ हमारा होता है एवरी टाइम एक बात होता है कि ग्रोथ विथ इक्विटी। तो ये काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है कि ग्रोथ जो होता है हमारा, अगर 9% का ग्रोथ हो रहा है, अगर अभी जो 5.3% का जो ग्रोथ है उसकी इक्वलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हम भी कॉन्टिन्यूसली, ये कोई इंडस्ट्री बॉडी से हम कॉन्टिन्यूसली इसके एम्फसाइज करते हैं जो सब्सिडी हमारा जाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, ये जो हमने जो पहले जो ऑयल जो हमारा सब्सिडी है इसका जो डिस्टॉर्शन है, इसके लिए हम इसको रेक्टिफाई करना, हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। एक एग्जांपल है, हमारा जो इंपोर्ट होता है उसमें हमारा क्रूड ऑयल 30% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, लेकिन हमारा जब एक्सपोर्ट आप देखें वही रिफाइंड क्रूड प्रोडक्ट्स, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड क्रूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो ये जो एनोमली जो है इसके लिए हम बोलते हैं जो सब्सिडी जो है उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो सेक्शंस जो जिसको चाहते हैं उसको जाना चाहिए, जो रीच है, जो रीच और मिडिल क्लास है उसको सब्सिडी नहीं जाना चाहिए। तो यही हमारा मुद्दा है कि अगर सब्सिडी ठीक से ओरिएंटेशन नहीं होता है तो सारे जो पैसा है उसका जो अल्टीमेट यूज होता है उसका कोई एंड रिजल्ट निकाल के नहीं आता है। क्योंकि केरोसिन का जो सब्सिडी अगर आप देखें, केरोसिन का सब्सिडी आप 3 साल से देखें, केरोसिन का हम सब्सिडाइज करते हैं, लेकिन उस पर जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है। तो अगर वो ठीक तरफ से गरीबों के पास पहुंचता है तो उसको ये नहीं होना चाहिए था। तो जो पहले 6 माही के जो डेटा है ना, अप्रैल से अक्टूबर हुआ, अक्टूबर में करीब 1,49,000 लाख करोड़ यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है सब्सिडी गया है, और जो कि पिछले साल के इसी वक्त से 49% ज़्यादा है। तो अगर जिसके लिए खर्च कर रहे हैं सब्सिडी में, जिसके लिए खर्च कर रहे हैं फर्टिलाइज़र में, वो उस तक नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारा उसमें स्पिलेज हो रहा है, वो खराब वेस्ट हो रहा है, उसके लिए कारोबारी जगत क्यों भुगते, या जो जिसको इन्फ्लेशन से मार पड़ रही है वो क्यों भुगते? क्या ये बहुत ग्रॉस मिसमैनेजमेंट का तरीका है, का एग्जाम्पल है सुनील, आपको लगता है? देखिए, समस्या तो ज़रूर है, और जिसकी वजह है कि ये मुद्दा आज से नहीं काफ़ी सालों से उठता रहा है, और लगातार ये मांग होती रही है कि सरकार अगर सब्सिडी देना चाहती है, क्योंकि जो हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है, तो जो उसका जो गवर्नेंस है या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म है वो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। पर इन सब के बावजूद आज तक हमने देखा है कि लीकेजेस हैं, टारगेटेड नहीं हैं, और सरकार अब जो ये एक पहल कर रही है आधार के द्वारा के कैश सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, उससे शायद टारगेटेड सब्सिडी देने में सरकार को मदद मिलेगी और काफ़ी हद तक लीकेजेस को रोका जा सकेगा। ये एक संभावना ज़रूर बनती है, परंतु उसके दूसरे पहलू भी हैं, क्योंकि अगर आप कैश सब्सिडी देते हैं तो वो कैश सब्सिडी जब उस फैमिली के हेड के पास पहुंचती है, उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, वाकई उसी चीज के लिए होता है। सब्सिडी की चर्चा चल रही है पहले ही, और कुछ हद तक शुरू भी हो गई है, जरूर फूड या फर्टिलाइजर के लिए अभी नहीं हुई है, डीजल के लिए अभी नहीं हुई है। आपको लगता है कि इसी मिसमैनेजमेंट से वो कारोबारी नाराज हैं जो फिस्कल डेफिसिट का विरोध करते रहे? देखिए, ये तो एक कारण है जो फिस्कल डेफिसिट जो होता है आपका, क्योंकि ये जो मिसमैनेजमेंट होता है, ये हमने पहले ये हमारा पहले जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पहले पॉइंट करते थे 1985 में, जो एक पैसे में कितने पैसे लीकेज होते हैं, तो ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा तो हमने पहले भी बोला है। और दूसरा जो कारण आपको मैं पहले बोला कि अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, उस एक तो है इम्पैक्ट, एक है आउटकम में आपका पहले तो इन्फ्लेशन हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, और दोनों होने से सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं सारे क्लास को ही खतरा पहुंचता है। आपको लगता है कि ये टफ कॉल है, क्योंकि खासतौर पर कोई भी इस बात के लिए बेयर करना नहीं चाहेगा कि मैं क्यों भरूं जब वो पैसा पहुंच नहीं रहा, और कैश सब्सिडी भी क्या आपको लगता है will be able to manage the whole fiscal deficit problem or at least subsidy leakage problem? कुछ हद तक लीकेज को प्लग करने में तो जरूर सहायक होगा, पर जैसा मैं कह रहा था कि उसका एंड यूज उसी पर्पस के लिए होता है या किसी और पर्पस के लिए होता है, ये एक सवाल अभी भी खड़ा है। परंतु जो समस्या है वो ये है कि आप किसी भी देश को अगर आप देखें तो इस किस्म के जो इनकम ट्रांसफर्स होते हैं वो सरकार करती है एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए।
तो मेरी समझ से जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, चाहे वो एजुकेशन पे हो चाहे हेल्थ पे हो, वो एक निहायत ज़रूरी मुद्दा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर को इस हद तक कमिट कर देते हैं कि वो एक किस्म का कमिटेड एक्सपेंडिचर हो जाता है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम ऊपर है या नीचे है या उसमें वही ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको वो एक्सपेंडिचर इनकर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में जब कमिटेड एक्सपेंडिचर हो जाते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है कि अगर ग्रोथ रेट गिर गया, टैक्स बॉयंसी घट गई, इनकम तो घट गया परंतु खर्चा वहीं का वहीं खड़ा है, और ऐसे में जो है फिर वित्तीय घाटा बढ़ना शुरू हो जाता है। और खासकर जब 2008 जैसा क्राइसिस सिचुएशन हो जिसमें कि आपको स्टिमुलस भी देने की जरूरत है ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, तो वो और भी ज्यादा गंभीर समस्या का रूप बात क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल उसका रीजन ज्यादा है जिसकी वजह से ज्यादा कमिट हो जाता है पैसा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है? यानी पॉलिटिकल आपने कमिट कर दिया कि हाँ हम फ्री में ये देंगे, हम फ्री में वो देंगे, उसके रीजन इकोनॉमिक नहीं होते, इकोनॉमी से उसका कम वास्ता होता है, उससे पॉलिटिक्स वोट इकट्ठे करने का ज्यादा वास्ता होता है। देखिए, एक समय था जब जो है काफ़ी हद तक ये था जो फिस्कल डेफिसिट था उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या क्वांटम होना चाहिए, उस पर किसी किस्म का लगाम नहीं था। परंतु 2004 में जो वो फिस्कल FRBM एक्ट के बाद से कुछ हद तक जो है एक रोड मैप बनाया गया और फिस्कल डेफिसिट को एक काबू में लाने की कोशिश की गई, परंतु 2008 के क्राइसिस के बाद उसे थोड़े देर के लिए ताक पे रख दिया गया क्योंकि ग्रोथ वाज अ कंसर्न। तो परंतु ज़रूरी ये है कि अनफॉर्चुनेटली तब से लेके अब तक तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है इकोनॉमी जो है वो पटरी पे नहीं आ पाई है। तो जिस किस्म का स्टिमुलस देके आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो ग्रोथ की वजह से आपकी टैक्स, तो इंडिया में जो फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने की कोशिश की गई है वो जो आपके कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं उसको घटा करके नहीं, एक्चुअली टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा करके करने की गई है। और अगर आप जो 2004 से लेके 2008 तक का फेज भी देखें तो उसमें भी जो वित्तीय घाटा है वो इसलिए नहीं घटा है कि आपने अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल किया है, वो बेसिकली आप इकोनॉमी में ग्रोथ आया, टैक्स बॉयंसी आई तो आपका इनकम बढ़ गया, उससे वित्तीय घाटा कम हुआ है। इस समय जो हालात हैं उसमें जो है आपका ग्रोथ कम हो गई है तो टैक्स बॉयंसी नहीं है, परंतु अगर आपका एक्सपेंडिचर वहीं खड़ा है तो आपको एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल में लाने की जरूरत है, वरना ये एक किस्म का स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें इसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये घाटा अगर और बढ़ता गया, मुंह खोलता गया, तो यही जिसका फायदे के लिए किया जा रहा है वही नुकसान बढ़ सकता है। लेकिन क्या कॉर्पोरेट इंडिया इसमें कोई भूमिका निभा सकता है उन तक मदद पहुंचाने के लिए जिन लोगों की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की वजह बताई जा रही है? और ये भी कि क्या कंपनियों में हिस्सा बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा फिस्कल डेफिसिट को बचाए रखने के लिए? हम इस पर चर्चा करेंगे। मनी मंत्रा में बने रहिए। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं घाटे की, वो घाटा जो सरकार को होता है, और सरकार को घाटा ऐसे कि जितना उन्हें रेवेन्यू मिलता है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। और बताया जा रहा है कि खर्च सब्सिडी में हो रहा है, गरीबों की सहायता के लिए हो रहा है, और इस खर्च से ज्यादा परेशान है कारोबारी जगत क्योंकि उनके लोन ज्यादा ऊंची ब्याज दरों पर मिलते हैं, और ये भी कि इससे महंगाई बढ़ती है। तो ये एक बड़ी कठिन राह है सरकार के लिए, और सवाल सब पूछ रहे हैं कि क्या इतना बड़ा घाटा जो अभी 5.3% का है ये वाकई इस काबिल है कि नहीं कि ये घाटा रखा जाए। और हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कैसे इस घाटे को कम किया सकता है, और एक तरीका सरकार ने सोचा हुआ था कि 30,000 करोड़ रुपया सरकारी कंपनियों का हिस्सा बेचकर हम लाएंगे। क्या आपको लगता है उसमें से कोई, मेरे ख्याल से 10,000 भी नहीं बेच पाए हैं वो, सौम्या घोष, आपको लगता है कि
ये टारगेट पूरा होता दिख रहा है आपको? देखिए, ये टारगेट तो मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले से ये प्लान्स बताया है और मुझे लगता है ये जो लास्ट क्वार्टर होगा, एक अभी पॉजिटिव साइन है कि ये टारगेट को क्यों काफी करीब जा सकते हैं फुलफिल होने, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट काफी बायंट है। ये जो सारे रिफॉर्म मेजर लिया है उसके बाद से स्टॉक मार्केट और ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा गोइंग फॉरवर्ड होगा। तो मुझे लगता है कि ये फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको नहीं कर सके, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है और काफी सारे कंपनीज भी बोला है कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, और दूसरे बैंक गवर्नमेंट के पास छोटा ऑप्शंस भी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक मार्केट का जो बायंसी है, इसी एडवांटेज को लेकर गवर्नमेंट ये डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। सुनील, इज देयर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ फॉर हेल्पिंग द फिस्कल डेफिसिट एज वेल, सेलिंग द फैमिली सिल्वर एज वेल फॉर द गवर्नमेंट? क्या आपको लगता है ये 30,000 करोड़ का टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी 3 महीने बाकी हैं? सरकार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस मामले में तो कोई बहुत उम्मीद तो नहीं जगती है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इस किस्म के टारगेट लगातार सरकार की तरफ से दिए गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एक भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें सरकार उसके करीब भी पहुंच सकी हो। और अब भी जब 9 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, सरकार अभी भी उस टारगेट से काफ़ी दूर है। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, परंतु जैसे सौम्यकांति घोष अभी कह रहे थे कि मार्केट में ज़रूर एक उछाल देखने को मिला है, एक बॉयंसी है, थोड़ा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है तमाम जो मेजर सरकार ने लिए हैं, और ग्लोबल लेवल पे भी जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक तो नहीं हुई है, पर एक किस्म की स्टेबिलिटी ज़रूर आ गई है। तो ऐसे माहौल में अगर सरकार इसको पुश करे और वाकई इसके बारे में सजग और तरीके से प्रयास करे तो शायद संभव हो सकता है। तो एक बात हुई डाइवर्समेंट की, उस पर कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं आपसे? आपको लगता है कि ये एक बड़ी ज़रूरत है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का? हाँ, ये तो ज़रूरत है कि क्योंकि ये जो हमारा जो रिसीव्स 30,000 करोड़ जो अराउंड आपका 0.3% ऑफ जीडीपी होता है, तो ये हमने हर बार तो टारगेट करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसको हम टारगेट को मीट नहीं कर सकते, जो भी हमारा कारण होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा एक गवर्नमेंट का ऑप्शन है, जिसको गवर्नमेंट अगर फुलफिल करे तो इसको डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक इसको सॉल्व हो जाए। लेकिन कब तक ये चल पाएगा? कब तक सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेचकर घाटा पूरा करते रहेंगे? जैसा हम अभी बात कर रहे थे सुनील की ये घाटा जिस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये रिटर्न लाना चाहिए, वहां पैसा खर्च होना चाहिए। देखिए, समस्या सिर्फ वित्तीय घाटा को कम करने की नहीं है। समस्या ये भी है कि जब आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनीज अगर लिस्टेड नहीं हैं और वो कंपनी लिस्ट होती हैं, तो लिस्टेड एंटिटी की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि इन्वेस्टर कम्युनिटी को उन्हें बताना पड़ता है उनके कॉरपोरेट एक्शंस के बारे में। तो ऐसे में उम्मीद ये होती है कि सिर्फ वित्तीय घाटा ही नहीं पूरा होगा, साथ ही साथ कंपनी की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है या परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होगी, और कुल मिलाकर के जो है वो सरकार के ऊपर लायबिलिटी नहीं होंगे, बल्कि सरकार के लिए एक किस्म का मददगार साबित होंगे कि अगर वो प्रॉफिटेबल होती हैं, वो ढंग से काम करती हैं, तो कुछ ना कुछ डिविडेंड भी सरकार को देंगी। तो ये दो मकसद हैं, और कुल मिलाकर के जो ये सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी को बेच करके पैसा जुगाड़ने की कोशिश है, इसका एक और मकसद ये था कि हमारी जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे और भी तमाम चीज़ों में हो, उसके लिए हमें इस समय पैसे की ज़रूरत है। और वो पैसा अगर इधर से आता है तो उसको आप सोशल सेक्टर में लगाएं, ताकि आने वाले समय में यही लोग जो है आपके लिए लायबिलिटी ना बनकर एसेट बने, और जो देश के ग्रोथ प्रोसेस में प्रॉफिटेबली कंट्रीब्यूट कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, ये लोग मैलनरिश्ड रह जाते हैं, तो आने वाले समय में ये ग्रोथ प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करने की बजाय सरकार के ऊपर लायबिलिटी बन सकती है। इसमें सौम्यकांति घोष, इसमें एक बड़ा हिस्सा था 40,000 करोड़ का टेलीकॉम ऑक्शन से, लेकिन वहां पर 10,000 करोड़ भी नहीं आ पाए। 2G का जो ऑक्शन हुआ हाल ही में, आपको लगता है यहाँ पर फिर एक ये
ये टारगेट मीट करना बहुत मुश्किल होगा? देखिए, ये जो आपका जो टारगेट 40,000 करोड़ है, इसमें भी वही सवाल उठता है कि जो पहले, क्योंकि साल की पहले गवर्नमेंट सोचा था कि इसमें काफ़ी हद तक ये मोबिलाइज हो जाएंगे। हम सब भी सोचे थे कि 40,000, 30,000, 70,000 करोड़ गवर्नमेंट ने सोच रहा था कि एक ईजी ऑप्शन होगा, एक लो हैंगिंग फ्रूट होगा जिसको हमको पैसा मोबिलाइज कर सके। लेकिन टेलीकॉम ऑप्शन में जो आपका जो हमने जो देखा, जो रेस्पॉन्सेज आया था काफ़ी म्यूटेड था। और उसके बाद गवर्नमेंट ने दोबारा नोटिफिकेशन किया है दिसंबर के एंड में कि हम इसको दोबारा स्पेक्ट्रम प्राइस को थोड़ा सा लो करके इसको करना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे मुश्किल है कि थोड़ा सा अगर और ज़्यादा प्लानिंग हो, थोड़ा सा टाइम जो है, टाइम उतना नहीं बचा है साल में, तो इसमें भी 40,000 करोड़ मीट करना काफ़ी हद तक मुश्किल ही होगा। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ये जो फिस्कल डेफिसिट का चर्चा होता है, इसमें हम हर बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट को मुश्किल, लेकिन ये हमको याद रखना चाहिए आज से 7-8 साल पहले ये बात हम सारे स्टेट्स के लिए करते थे, गवर्नमेंट के लिए बोलते थे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट ठीक ठाक है 2005 से 8। लेकिन आज का दिन जो स्टेट्स का टारगेट है, स्टेट्स उसको मीट कर रहे हैं विदिन 3%, लेकिन गवर्नमेंट मीट करने से मुश्किल लग रहा है। ये सुनील, ओवरऑल ये माना जा रहा है कि अब ये कम होना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती रही है और माना जा रहा है कि 2016-17 तक इसको 3% पे ले आएंगे, अभी 5% से ऊपर है। क्या ये आपको फिजिबल लगता है, होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, इस समय जिस किस्म के हालात हैं, ग्रोथ जो है वो डाउन है और टैक्स कलेक्शन में वो तेज़ी नहीं है, और जैसा मैं कह रहा था पहले भी कि जो सरकार के खर्चे हैं वो ज़्यादातर कमिटेड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑल ऑफ अ सडन सरकार को अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कर्टेल करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी रेवेन्यू ऑगमेंटेशन के जो तरीके सरकार ने अपने पास रखे थे, चाहे टैक्स से या नॉन टैक्स रेवेन्यू से, वो कुछ हद तक मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। और आने वाले भी जो 1-2 सालों में अचानक कोई टर्न अराउंड होने की संभावना तो नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में इस पहली बात तो इस साल का जो वित्तीय घाटे का टारगेट है 5.3% ऑफ जीडीपी, वो भी मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। हमारा अपना क्रिसिल का जो अपना अनुमान है वो है कि ये वित्तीय घाटा जो है 5.8% के करीब पहुंच जाएगा। और आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लगता है कि 16-17 तक तो 3% तक लाना मुश्किल होगा, परंतु हाँ, अगर कोशिश रही तो कम से कम उस दिशा में जी प्रगति जरूर हो सकती है। तो सवाल ये कि इज देयर ऑल राइट, मतलब 3% नहीं हो पाएगा, और क्या आम आदमी ये समझे कि हाँ इट्स ओके 4-5% है अगर घाटा जीडीपी का, तो ठीक है क्योंकि हम उससे बेनिफिट निकाल पा रहे हैं? देखिए, क्या ये बहुत खतरे की बात है? देखिए, जब तक आपके पास एक रोड मैप है और आप कंसिस्टेंटली उस रोड मैप को अचीव करने की दिशा में अग्रसर हैं और कहीं पे भी आपको ये लगता है कि रिवर्सल नहीं है, तब तक ये ठीक है। कि अगर ठीक है 16-17 तक आप नहीं अटेन कर सकते हैं तो 17-18 तक आप अटेन कर लें, लेकिन प्रयास करना जरूरी है, अदरवाइज it will become unsustainable. आपको लगता है कि corporates can bear with this for another 2-3 years? High interest rates, inflation, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप बात कर रहे थे। देखिए, ये तो मुश्किल है क्योंकि जैसे जो इन्होंने जो सुनील जो बोला फिस्कल रिजर्व रोड मैप ऑलरेडी इट इज डिलेड। ये नहीं है कि 2017 में हमको 3% करना था। पहले अगर आप जो कमीशन का केलकर कमेटी का रिपोर्ट देखें, उसका पहले जो हम जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर था उसमें जो रोड मैप था, ये जो टारगेट ये 2015 में रीच होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीच नहीं हुआ क्योंकि काफी सारे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस बीच में था। तो ऑलरेडी हमारा जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, हम 2 साल डिले में चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमने थोड़ा सा अगर कोशिश करे कि ये जो रिसिप्ट का जो हमारा जो सिर्फ ये एक्सपेंडिचर घाटा कम करने का बात नहीं है, इसमें हमको रिसिप्ट को भी ज्यादा करना है। इसके लिए हमको बोला, हमको हम एग्जांपल देते हैं, हमारा देश में जो पैन कार्ड होल्डर्स है उसका नंबर है अराउंड 90 मिलियन, इनकम टैक्स का रिपोर्ट में ही है 90 मिलियन, अराउंड 90 मिलियन। उसमें हमारा जो टोटल जो आपको जो लोग टैक्स भरते हैं उसके साथ 60 मिलियन का करीब गैप है, 30 मिलियन। तो ये जो गैप है, काफी लोग टैक्स भरते नहीं, ये सारे चीज को आपको गवर्नमेंट को ठीक से देखना चाहिए। ये सही नहीं है कि एक्सपेंडिचर कम करना है, आपको रेवेन्यू भी बढ़ाना है, क्योंकि आज जो ग्रोथ का स्लो डाउन है उसके लिए टैक्स भी काफी कम हो गया। तो टैक्स देने वाले बहुत कम है और इसलिए सरकार की आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो वहां आमदनी बढ़ाई कैसे जा सकती है ये भी, और ये भी कि दुनिया भर में क्या भारत का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि फिर रेटिंग्स गिर जाती है भारत की, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा ज्यादा है। इस पर थोड़ी और चर्चा मनी मंत्रालय में बने रही है।
मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं घाटे की, फिस्कल डेफिसिट की, सरकारी घाटे की, जिसका असर हम सब पर पड़ता है किस न किस तरह से, या फिर वो ब्याज दरें ऊंची हो या इन्फ्लेशन हो या वो पैसा जो हमारे देश के जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है। सौम्यकांति कुछ आप बात कर रहे थे कि टैक्स यहां पर फिस्कल डेफिसिट कम करें, सब्सिडी देना बंद करो, सहायता देना बंद करो, उसके बदले ये भी कर सकते हैं कि हम आमदनी बढ़ाएं सरकार की, क्योंकि टैक्स देने वाले कम है। कैसे बढ़ सकता है? देखिए, एक तो बात मैंने पहले बोला कि हमारा देश में एक सबसे बड़ा जो स्टार्टलिंग है कोई स्टैटिस्टिक्स है कि जो ज्यादा जो सुपर रिच है उसका जो परसेंटेज है जो हम टैक्स देते हैं 0.03% ऑफ द टोटल एसेसीज, तो जिसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो पहले से की चीज है कि ये गवर्नमेंट काफी हद तक किया है कि सारे के लिए अभी पैन कार्ड कंपलसरी किया है। ये जो हमारा जो टैक्स को थोड़ा ब्रॉड बेस बनाए, और सबसे पहले जो कर दो जो चीज अभी स्पेंडिंग, एक तो है आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि उसका फायदा काफी हद तक जीडीपी में होगा और उसमें काफी सारा टैक्स इवेशन कम होगा। और दूसरा चीज जो हुआ है उसमें लिए थोड़ा बहुत डाउट है डायरेक्ट टैक्स कोड। अगर टैक्स कॉम्प्लायंस को हम और बहुत ईजी करते हैं, दुनिया भर में ये रिसर्च दिखाता है कि कॉम्प्लायंस अगर ईजी होता है और इफ सिंप्लीफाइड हो जाता है, उसके लिए टैक्स रेवेन्यू काफी हद तक बढ़ते हैं। और ये इंडिया में भी एक्सपीरियंस में सही है। तो पहले थिंग हमको करना पड़ेगा, टैक्स को और ब्रॉड बेस करना पड़ेगा, और टैक्स रिफॉर्म्स जो हम करके आते हैं, डायरेक्ट टैक्स के लिए डायरेक्ट टैक्सेस कोड और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जितना जल्दी हम आ सकते हैं उतना ही हमारा लाभ होगा। तो और क्या क्या हो सकता है ये आमदनी बढ़ाने के लिए सुनील, ताकि जहां सहायता देनी है वहां रोकना पड़ेगा? देखिए, दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो अगर आप वित्तीय घाटे को संभालना चाहते हैं तो दोनों तरफ से ही कोशिश की ज़रूरत है। पहली बात तो जो एक्सपेंडिचर है उसको आपको काबू में रखने की ज़रूरत है, और उसमें वो एक्सपेंडिचर खास करके जो कि किसी हद तक आपको मदद नहीं दे रहे हैं, और जैसे वो सब्सिडी की मैं बात कर रहा था, या और भी जो एक्सपेंडिचर कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं जो रेवेन्यू टर्म्स में हैं, अगर और काफ़ी स्कोप है वहाँ पे कम करने की। और दूसरी तरफ जो है रेवेन्यू ऑग्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत है, और उसमें जैसा कि सौम्यकांति कह रहे थे कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। और ये जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की बात है, ये दोनों ही स्थिति में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स का सवाल है, इनकम टैक्स सर्टेनली एक मुद्दा है जहाँ पे कि अभी भी काफ़ी स्कोप है इसको और ब्रॉड बेस किया जाता है। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स में जो एक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो लाया जा सकता है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का है। और इसमें अगर हम क्योंकि आज भी एक देश होने के बावजूद भी हम वन सिंगल मार्केट नहीं है, तो अगर हम किसी तरीके से और जितनी जल्दी से जल्दी जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर सकें और कंट्री को एक सिंगल मार्केट में तब्दील कर सकें, जिससे बहुत किस्म के जो डिस्टॉर्शंस हैं और बहुत किस्म की जो समस्याएं हैं अगर वो दूर हो जाती हैं, तो ऐसे में टैक्स बॉयंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो है दोनों तरफ से फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद मिलेगी। तो आपको लगता है कि टैक्स दरें कम करनी होंगी या नए तरीके निकालने होंगे टैक्स करने के लोगों को, जिससे ये बढ़ सकता है? जीएसटी में नए तरीके से टैक्स कलेक्शन का ऑलरेडी प्रावधान है, क्योंकि उसमें हाँ वो अब अभी जैसे आप जो है गुड्स हैं उसके ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी लगाते हो, जो सर्विस हैं उसके ऊपर सर्विसेज टैक्स लगाते हो। सर्विसेज टैक्स जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो तमाम जो ये चीज़ें हैं, प्लस उसके बाद जो बहुत किस्म के एंट्री टैक्स या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटरस्टेट गुड्स ट्रांसफर, तो ये सारी चीज़ें एक तो कॉम्प्लिकेटेड हैं और दूसरा उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म भी उतना ही पेचीदा है। तो अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकें सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम के द्वारा, और तो सहूलियत भी होगी और बॉयंसी भी होगी। एनसीआर की जो स्टडी है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5% का जो है जीडीपी में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल, तो उस पैसे का फायदा होगा। और यहाँ पर समझना चाहूँगा मैं कि कैसे खासकर कॉलबर्ग ट्रेविस रॉबर्ट्स कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट के कारण इंडिया की इमेज खराब हो गई है। इट्स अ टेंटेड स्टैंडिंग फॉर इंडिया दुनिया भर में। ये कैसे होता है? दुनिया में हम एक वेलफेयर कंट्री हैं, हमें बहुत सारे गरीब लोगों को साथ लेके चलना है, सब्सिडीज देनी होती है,
फिर दुनिया में ये खराब नाम कैसे होता है, घाटा बढ़ जाता है? तो देखिए काफ़ी ये जो है फिजिकल डेफिसिट, पहले तो ये बात में थोड़ा सा मैं इससे बिलीव नहीं करता हूँ कि इसके लिए टेंटेड हो जाता, ये जरूर कुछ होता है, लेकिन हमारा देश में जो बेसिक लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करना चाहिए कि गवर्नमेंट हैज़ टू गेट कमिटेड टू कुछ एक्सपेंडिचर उसको करना ही चाहिए गरीबों के लिए। तो ये जो 2 to 3% जो आइडियल हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो अभी रोड में बना है, तब मुझे लगता है कि कुछ लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट हमारा देश में रहना चाहिए। ये तो पहला बात है। और दूसरा बात ये है कि ये जो बाहर का जो हमने देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होने से जो सबसे बड़ा है जो खतरा होता है कि वो जो रेटिंग अगर डाउनग्रेड हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री में अगर हम पहले आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी इन्वेस्टर करे, तो पहले ये सारे नंबर्स देखते हैं कि आपका फिजिकल डेफिसिट कैसे है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे, इसको जो हम ट्वाइन डेफिसिट बोलते हैं, जो एक्सटर्नल सेक्टर का होता है, फिजिकल डेफिसिट डोमेस्टिक का होता है। तो इसमें ये सारे चीज़ सारे मैक्रोवेव्स देखने के बाद उन्होंने उसको रेटिंग करते हैं। उसके हद तक उसमें काफ़ी डिबेट भी है, उसमें शायद गवर्नेंस का भी कुछ फैक्टर्स होता है कि इसमें गवर्नेंस कितना होता है, कहाँ पर इंडिया की स्केल में है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो सबसे बड़ा जो खतरा लगता है, ये मैं टेंटेड नहीं बोलूँगा कि इसके लिए रेटिंग अगर कम हो जाए, उसके लिए जो बाहर से जो इन्वेस्टर को जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये जो हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत दिन से बोल के आ रहा है कि रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, इसके लिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि सितंबर से नवंबर तक जो पोर्टफोलियो इन्फ्लोज इंडिया में था वो करीब $8.6 बिलियन था। ये तो इसके लिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहा था, प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन कुछ हद तक प्रॉब्लम में उसको सॉल्व हुआ। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आपको इससे बढ़ता है। सुनील, क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी भारत को परवाह करनी चाहिए, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज देखती हैं कि भारत का घाटा कितना है जी, और फिर उस हिसाब से इमेज बनती है, उस हिसाब से रेटिंग बनती है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो अपने आप में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि एक लेवल के बाद, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, इन द सेंस कि आपकी जो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ अर्निंग है वो डेट सर्विसिंग में ही निकल जाएगी। तो अगर उसमें निकल जाती है तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है ग्रोथ ओरिएंटेड या कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है, या और तमाम सोशल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे की कमी हो सकती है। तो फिस्कल डेफिसिट तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही है। और दूसरी तरफ जो है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आज के ग्लोबलाइज्ड माहौल में जब कैपिटल कैन फ्लो इन एंड फ्लो आउट ऑफ एनी कंट्री, तो अगर किसी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल है, तो ऐसी स्थिति में उनका कॉन्फिडेंस जो होता है उस इकोनॉमी में ज़्यादा होता है कि यहाँ पे जो मैक्रो मैनेजमेंट है वो ठीक है। किसी भी टाइम पे जो है इंटरनल या एक्सटर्नल क्राइसिस नहीं उत्पन्न हो सकता है जिसका के असर हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत सारी यूरोपियन देशों में, जिसमें खासकर पिक्स जत में आते हैं, पोर्तुगल, ग्रीस, आयरलैंड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा था ये घाटा, फिर भी वो मॉनिटर नहीं हो सका, या कुछ और बात थी? देखिए, समस्या ये है कि वहाँ पे जो है, जैसा कि ग्रीस के बारे में तकरीबन अब ऑलमोस्ट नोन है कि उनका वित्तीय घाटा पहले से ही बहुत ज़्यादा था, परंतु उन्होंने अपने जो वित्तीय घाटे को जो है फज किया और दुनिया के सामने उसको आने से रोका। परंतु जब 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहा और सडनली उनका जो वित्तीय घाटा जो है वो एक बार उभर कर सामने आया और पिछली जो सारी फजिंग थी वो भी सो इट्स लाइक स्केलेटल टम्बलिंग आउट ऑफ द कॉफिन वाली बात है। तो कम से कम जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, हमारे जो आंकड़े हैं इनके बारे में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। हमारे जो भी आंकड़े हैं, कम से कम उन आंकड़ों के बारे में इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि दे आर क्रेडिबल नंबर्स। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों ही जो घाटे हैं, चाहे वित्तीय घाटा हो चाहे करंट अकाउंट का डेफिसिट हो, इसको कंट्रोल में रखा जाए, ताकि ओवरऑल और करंट अकाउंट घाटे में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि आप किस किस्म के फिस्कल डेफिसिट जो है वो अपने देश में परसू कर रहे हो। जैसा कि अगर ऑयल सब्सिडी हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल प्राइसेस को डोमेस्टिक मार्केट में आने से रोक रहे हैं, कंजम्पशन को
उसी लेवल पे रख रहे हैं तो आपका वित्तीय घाटा बढ़ता जाएगा और वही आपके करंट अकाउंट में भी डेफिसिट में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपको उतने ज्यादा क्वांटम में आपको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देयर इज ए लिंक बिटवीन दीज टू। इसलिए जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखती है और ये आकलन करने की कोशिश करती है कि आपका मैक्रो मैनेजमेंट ठीक है या नहीं। तो यानी घाटे का जो असर है वो सिर्फ आरबीआई या वित्त मंत्री या फिक्की या कोई क्रिसिल उनके हिसाब के लिए नहीं है, बल्कि हम सब पर असर पड़ता है और दुनिया भर की निगाहें होती हैं कि भारत का घाटा कितना है, क्योंकि उस घाटे के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के लिए पैसा निकाल रहे हैं, कारोबारी जगत को महंगे लोन मिल रहे हैं। वन लास्ट थिंग सौम्यकांति घोष, अगर आपको लगता है क्या कॉर्पोरेट इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है यहाँ पर, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो helping the poor in many other ways instead just waiting for the government to do that job, आपको लगता है वहां पर कोई रूम है या वो सिर्फ एक ख्याली बातें हैं? नहीं, आई थिंक ये इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर जो मैक्सिमम जो हो सकता है कि वो सारे टाइम एक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक लियासन कर सकते हैं कि कैसे काम करे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये जो पॉलिसीज होते हैं, ये जो काफ़ी सारे पॉलिसीज में हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसी पॉलिसी इसे लेने से एक पॉलिसी फॉर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कुछ दिन पहले जो आए, उसमें हमारा काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन था कि कैसे इसको कॉन्ट्रीब्यूट करे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है वो सस्टेन रहे। तो ये जो सारे चीज़ है कॉर्पोरेट्स को जो उसके साथ गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा जो आपका बैठ के उसको जो गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेते हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आम आदमी का तरफ जाए कि ये इसका फायदा है हमारा हो सकता है। बिल्कुल, तो बात पॉलिसी पर ही घूम फिर कर आती है, क्योंकि पॉलिसी का मामला सीधा पैसे से है। देश में पैसा कहाँ है, कहाँ रहे, कहाँ जाए। सुनील सिन्हा, सौम्यकांति घोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मनी मंत्रा के लिए वक्त निकाला। आज मनी मंत्रा में इतना ही।